Hey guys, welcome to the 15th lecture of the chapter Respiration in Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम थ्योरेटिकल एनर्जी कैलकुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। थ्योरेटिकल एनर्जी कैलकुलेशन, इसका मतलब देखो हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हम करते हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उससे कितना एनर्जी हमें मिलता है उसी को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। एनर्जी कैलकुलेशन थ्योरी है, ठीक है, किसके ऊपर? एनर्जी कैलकुलेशन के ऊपर। कब? जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बेसिकली इस लेक्चर में कुछ नया नहीं है, जितने भी बातें हम पढ़ते आए हैं उन सारी चीज़ों को हम यहाँ रिवाइज करेंगे। एक लेक्चर में सारी चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे और आपका एक पकड़ बन जाएगा रेस्पिरेशन चैप्टर के ऊपर। जितना भी डर है सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पे एक टेबल है, एक चार्ट है। ये टेबल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ठीक है। इस टेबल में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप, नंबर ऑफ टर्न, एटीपी सिंथेसिस थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एटीपी गेन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी कंज्यूम्ड और नेट गेन। क्या क्या स्टेप होता है जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करता है? एरोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या क्या स्टेप होता है? ईएमपी पाथवे, अरे ग्लाइकोलाइसिस का एक और नाम है ईएमपी पाथवे, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, ये सारी प्रोसेस चलती है। अब ईएमपी पाथवे, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल के समय ये कितनी बार होंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ टर्न के अंदर। एटीपी सिंथेसिस थ्रू सबस्ट्रेट, एसएलपी से कितना एटीपी बनता है ईएमपी पाथवे, लिंक रिएक्शन या क्रेब्स साइकिल के समय, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। एटीपी गेन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल या ईएमपी पाथवे के समय जो NADH2 बनता है वो ETS यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जाता है, तो उससे हमें कितना एटीपी मिलता है मैं यहाँ मेंशन करूंगा। क्या कोई एटीपी कंज्यूम होता है ड्यूरिंग दिस स्टेप, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा। और नेट गेन कितना हो रहा है फाइनली इधर मेंशन करूंगा, ठीक है। ऐसे तो आप समझदार हो, आपको तो पता ही है कि 38 ATP जो है वो बनता है जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देते हैं और ETS रन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। तो टोटल 38 ATP हमें मिलता है फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब इस 38 ATP को हम ब्रेक डाउन करेंगे कि ईएमपी पाथवे से कितना मिला, लिंक रिएक्शन से कितना मिला, क्रेब्स साइकिल से कितना मिला, और कुछ कुछ नई नई बातें भी सीखेंगे, ठीक। तो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ कुछ नई बातें भी आपको पता चलेंगी। चलो तो शुरू करते हैं सबसे पहले ईएमपी पाथवे से। ईएमपी पाथवे नाम कैसे पड़ा? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है ना, उससे 3 साइंटिस्ट ने हमें समझाया था। 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को और उसके बारे में हमें अच्छे समझाया था। एमडेन, मेयरहॉफ और पार्नस, इनके फर्स्ट नाम, जिनके जो नाम है उसका जो फर्स्ट लेटर है, अल्फाबेट है, इनिशियल है, उसी के बेसिस पे हम ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। एमडेन का ई, मेयरहॉफ का एम, पार्नस का पी, तो हम ग्लाइकोलाइसिस को क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे कितनी बार होता है ये ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल? एक बार होता है ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में, राइट। एसएलपी से कितना एटीपी मिलता है? 4 एटीपी। देखो जब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस चलता है तो टोटल 10 रिएक्शंस होते हैं, याद है आपको। अब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें एक पीजीएल मिलता है और वो पीजीएल को जब हम पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय हमें 2 एटीपी मिल जाता है। और आपको पता है यही ग्लूकोज जो है ये एक पीजीएल बनाता है और एक डीएचएपी भी बनाता है। डीएचएपी और पीजीएल जो होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। तो ये जो डीएचएपी है ये पीजीएल में कन्वर्ट हो जाता है और पीजीएल आगे जाके जब इस पीजीएल को हम पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 2 एटीपी मिल जाता है। अब आपको पता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं, राइट, और 4 एटीपी मिलते हैं। एक ग्लूकोज एक पीजीएल बनाता है, एक डीएचएपी बनाता है। एक पीजीएल वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो हमें 2 एटीपी मिलेगा। एक डीएचएपी वो फिर पीजीएल में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि डीएचएपी और पीजीएल एक दूसरे का आइसोमर है। तो डीएचएपी पीजीएल में कन्वर्ट हुआ, वो पीजीएल आगे फिर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ तो उससे भी हमें 2 एटीपी मिला। बात को समझे? ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। वापस से बोल देता हूँ, एक ग्लूकोज से हमें एक पीजीएल मिलता है और एक डीएचएपी मिलता है, ठीक है। और ये जो पीजीएल है इससे हमें 2 एटीपी मिलता है और ये जो डीएचएपी है ना वो आगे पीजीएल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उस पीजीएल जब
पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तो हमें 2 एटीपी और मिलता है, तो टोटल 4 एटीपी मिलता है एसएलपी से, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपको पता है, जब भी एटीपी का डायरेक्ट सिंथेसिस होगा, एक केमिकल रिएक्शन चला और एटीपी का डायरेक्ट सिंथेसिस हो गया तो हम उसे कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ईएमपी पाथवे यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के समय एसएलपी से कितने एटीपी मिलते हैं? 4 एटीपी। अब सुनो, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस 2 NADH2 भी बनता है, 2 NADH2 आर फॉर्म्ड। आपको ये बात अच्छे से पता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक NADH2 जब ETS में एंटर करेगा, ETS को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब एक NADH2 जब ETS में एंटर करता है तो हमें उससे 3 ATP मिलता है, राइट। ETS कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। तो पहले आप NADH2 को कहाँ लेके जाते हो? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्योंकि ये जो NADH2 है ये बना था कब? ग्लाइकोलाइसिस के समय। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। और ETS कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे। IM मतलब इनर मेम्ब्रेन। तो पहले इस NADH2 को, जो कि साइटोप्लाज्म में, इसको आपको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ले जाना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये NADH2 जाएगा और फिर ये जाके ETS में एंटर कर जाएगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे हो रहा है। और फिर इस ETS से हमें 3 ATP मिलेगा एक NADH2 जब एंटर करेगा। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के समय कितने? 2 NADH2 बनते हैं। तो आप कहोगे जब ये 2 NADH2 ETS में जाएंगे तो हमें 6 ATP मिलेगा। एक NADH2 से 3 ATP, तो 2 NADH2 से 6 ATP, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 ATP गेन थ्रू ETS या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पर मैंने यहाँ 6 के साथ साथ और लगा के 4 भी लिखा है। ये क्या माजरा है समझो। बायोलॉजी में यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन याद रखना है। बायोलॉजी में तो एक्सेप्शन होते ही है। एक छोटा सा एक्सेप्शन है, देयर आर 2 वेज, 2 तरीका है जिससे कि जो 2 NADH2 फॉर्म हुए हैं ना ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, वो एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करता है, फिर आगे माइटोकॉन्ड्रिया के IM में ETS में चला जाता है, एंटर कर जाता है और ETS से ATP बनाता है। लेकिन ये जो 2 NADH2 है ना, ये 2 तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करते हैं। पहले तो उस तरीका का नाम समझो, वो जो वे है जिस वे से NADH2 एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, उसे कहा जाता है शटल सिस्टम। शटल सिस्टम एक सिस्टम है जिसके थ्रू NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर करता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे जाके ETS में एंटर कर जाता है। शटल सिस्टम। शटल सिस्टम 2 तरह के हैं, एक मैलेट एस्पर्टेट शटल। अगर मैलेट एस्पर्टेट शटल से होते हुए अगर NADH2 गया है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तो हमें 6 ATP मिलेगा। या मैंने MS लिख दिया, 6 ATP मिलेगा। कब? जब वो 2 NADH2 जो साइटोप्लाज्म में बना है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, वो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर कर रहा है थ्रू मैलेट एस्पर्टेट शटल, तो हमें 6 ATP मिलेगा। लेकिन यही 2 NADH2 अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से होकर जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो हमें 4 ATP मिलेगा। ऐसा क्यों? सुनो, जब भी NADH2 ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से होकर जाता है ना माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से अगर NADH2 एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो वो FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? तो जो 2 NADH2 हमारा ग्लाइकोलाइसिस के समय सेल के साइटोप्लाज्म में बना था ना, वो अगर ETS में एंटर कर रहा है थ्रू GPS ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, तो हमें 4 ATP मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो NADH2 है FADH2 हो गया। ठीक है, समझ में आया बात?
आपको पता है एक FADH2 जब ETS में एंटर करता है तो उससे हमें 2 ATP मिलता है। अब जो हमारा 2 NADH2 था वो एंटर किया ETS में, किसके थ्रू? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के थ्रू। तो ये जो 2 NADH2 था किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पहले तो ये 2 FADH2 में कन्वर्ट होगा और फिर एंटर करेगा ETS में। अब अगर 2 FADH2 ETS में जाएगा तो हमें 4 ATP मिलेगा, क्योंकि एक FADH2 जब ETS में जाता है तो 2 ATP मिलता है। तो 2 FADH2 अगर ETS में जाएगा तो हमें 4 ATP मिलेगा। समझे बात को? मैलेट एस्पेटेट शटल के थ्रू अगर 2 NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जा रहा है तो वो 2 NADH2 ही ETS चलाएगा। लेकिन अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से होकर 2 NADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जा रहा है तो वो 2 FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो 2 FADH2 माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचेगा और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे जाके ETS चलाएगा तो 2 FADH2 से हमें 4 ATP मिलेंगे। तो यहाँ कंडीशन है कि जो NADH2 है वो एंटर कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में थ्रू विच शटल सिस्टम? अगर मैलेट एस्पेटेट शटल सिस्टम से होकर जा रहा है तो 6 ATP मिलेगा, और अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम से होकर जा रहा है 2 NADH2 तो वो 2 FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें ETS से 4 ATP मिलेगा। ठीक, ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया ना एक्सेप्शन, ये आपको हर जगह सारी किताबों में नहीं मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे किताबों में मिलती है। तो आप जो होते हो ना कि NCERT पढ़ लिया, सर अब बताओ कौन सा बुक पढ़े जो नीट के लिए और अच्छा है, एकदम बहुत बड़े 30 मार खान बनते हो कि यार मार्केट में जो जो बुक है सब पढ़ लेंगे, टॉपर बनना है। नोट्स काफ़ी है, एक लेवल ऊपर ही पढ़ाता हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है, ये जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको नहीं मिलेगा NCERT में। ठीक, तो नोट्स पे, मेरे नोट्स पे भरोसा रखो और NCERT पढ़ो, गारंटी सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही हाई लेवल बात है, सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता, क्योंकि सारे टीचर को भी पता नहीं होता, तो वो बताते ही नहीं है स्टूडेंट। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब EMP पाथवे यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के समय क्या ATP कंज्यूम होता है? तो हाँ, होता है। मैंने आपको कहा ग्लाइकोलाइसिस के समय टोटल 10 रिएक्शन चलती है और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। टोटल 10 रिएक्शन चलती है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो पहला रिएक्शन होता है और जो तीसरा रिएक्शन होता है उनमें ATP दिया जाता है, ATP कंज्यूम होता है। पहला रिएक्शन 1 ATP कंज्यूम करता है, तीसरा रिएक्शन 1 ATP कंज्यूम करता है, तो टोटल 2 ATP कंज्यूम होते हैं। याद करो जब मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा रहा था मैंने कहा भी था शुरू शुरू में हम ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज को एनर्जी देते हैं ताकि ग्लूकोज अनस्टेबल हो, और जब ग्लूकोज अनस्टेबल हो जाए तो हम उसे आराम से तोड़ सके और हमें 2 पायरुविक एसिड मिल जाएगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो शुरू में हम एनर्जी देके उसको अनस्टेबल करते हैं, फिर तोड़ते हैं ग्लूकोज को और उससे हम और ज्यादा ATP ले लेते हैं। ठीक है, तो 4 ATP हम ले लेते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, लेकिन 2 ATP कंज्यूम भी कर लेता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट, एक्सक्यूज मी, अब नेट गेन, नेट ATP कितना बना ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से? देखो ये तो 4 है, 4 ही रहेगा, फिक्स्ड है। लेकिन जो 2 NADH2 बना है ना ग्लाइकोलाइसिस के समय, अगर वो MS से होकर ETS में गया है तो कितना नेट गेन होगा? 4 + 6, 4 + 6 और -2 भी तो करना होगा क्योंकि 2 तो कंज्यूम भी हो रहा है, -2। तो आप करो 10 - 2 = 8 ATP। ठीक है, 8 ATP। और अगर GPS से होकर ये 2 NADH2 गया है ETS में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 FADH2 में पहले और हमें 4 ATP मिलेगा, राइट। तो अब चलो बात करते हैं GPS से होकर अगर NADH2 गया है तो ये 4 तो हमें मिलेगा, कांस्टेंट है। लेकिन अब हम 6 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि NADH2 GPS से होकर ETS में गया, तो इस 4 को कंसीडर करेंगे। तो 4 + 4 - 2, अगेन -2 तो आपको करना ही होगा ना, -2 तो = 8 - 2 = 6 ATP।
तो नेट गेन ईएमपी पाथवे से कितना हो सकता है, या तो 8 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। 8 और 6 कैसे आपको पता है, अगर एमएएस से गया है एनएडीएस टू ईटीएस में तो 6 आएगा और जीपीएस से 4। तो मैंने आपको बता दिया ये 8 और 6 क्यों लिखा है मैंने। कई किताबों में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हाई लेवल किताब लेके बैठ जाओगे, हाई लेवल के लेक्चर्स तो कोई टीचर देते नहीं है, राइट। हाई लेवल की किताब आप कैसे पढ़ लोगे मार्केट में। मार्केट में आप पूछते हो ना सर कोई किताब बता दो एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी तो हो ही गया है, एनसीईआरटी भी नहीं होता है बहुत लोगों से, लेकिन वो हाई लेवल किताब के पीछे भागते हैं मार्केट में कि और अब बात करते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन कितनी बार चलता है, देखो लिंक रिएक्शन क्या है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं, पता है आपको 2 पायरुविक एसिड। अब ये जो दोनों पायरुविक एसिड है ये लिंक रिएक्शन में एंटर करेंगे, तो एक पायरुविक एसिड से आपको एक एसिटाइल कोएंजाइम मिलेगा और एक और पायरुविक एसिड से आपको एक और एसिटाइल कोएंजाइम मिलेगा। ये क्या है, यही तो है लिंक रिएक्शन। तो जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलाइसिस के समय 2 पायरुविक एसिड बन रहा है। एक पायरुविक एसिड एक लिंक रिएक्शन में जाएगा, एक और पायरुविक एसिड एक और लिंक रिएक्शन में जाएगा। तो लिंक रिएक्शन कितनी बार होगा, बोलो 2 बार। लिंक रिएक्शन के समय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एटीपी बनता है क्या, नहीं, 0 एटीपी। एटीपी गेन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि देखो जब एक पायरुविक एसिड एक एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है ना ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन, तो एक NaDH2 निकलता है, हमें मिलता है एक NaDH2, और एक और पायरुविक एसिड एक और एसिटाइल कोएंजाइम में होगा कन्वर्ट, तो हमें एक और NaDH2 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 पायरुविक एसिड मैंने लिखा है, 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है और 2 NaDH2 आपको मिल रहा है। ठीक, तो आपको अब ये समझ में आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा है। चलिए मिटा लेते हैं। 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम में मिला, यानी कि 2 बार लिंक रिएक्शन चला, 2 NaDH2 हमें मिला। अब ये दोनों NaDH2 कहाँ जाएगा, ETS में। एक NaDH2 से कितने ATP, 3, तो 2 NaDH2 से 6 ATP, 6 ATP। ATP कंज्यूम होता है क्या लिंक रिएक्शन के समय, बोलो नहीं, 0 ATP कंज्यूम होता है। तो नेट गेन कितने ATP का हुआ, जब 2 बार लिंक रिएक्शन चला तो नेट गेन कितनी ATP का हुआ, 6 ATP का। ठीक है, अब आते हैं क्रेब्स साइकिल पे। क्रेब्स साइकिल 2 बार चलता है, क्योंकि आप देखो लिंक रिएक्शन के समय 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है, और आपको पता है लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम ए का सिर्फ एसिटाइल ग्रुप जाता है, तो कोएंजाइम ए कोएंजाइम हटा दो, ये जाके क्रेब्स साइकिल कराता है, क्रेब्स साइकिल कराता है। 2 एसिटाइल ग्रुप है तो 2 बार क्रेब्स साइकिल होगा, तो 2 टर्न, नंबर ऑफ टर्न 2। क्रेब्स साइकिल कितनी बार चला, 2 बार। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, 2 टर्न चलता है क्रेब्स साइकिल का। एक टर्न में हमें एक एटीपी मिलता है थ्रू SLP, तो 2 टर्न में हमें कितने एटीपी मिलेंगे, 2 एटीपी मिलेंगे थ्रू SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सक्सिनल कोएंजाइम ए को जब आप सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट करते हो ना, एक क्रेब्स साइकिल का एक रिएक्शन है, मैंने यहाँ लिख दिया, तब जाके आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से एक एटीपी मिलता है। याद करो, जीटीपी और जीटीपी से फिर एटीपी हमें मिला, जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट होता था, जीटीपी जीडीपी में कन्वर्ट होता था। ठीक है, तो एक फॉस्फेट कहाँ गया, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट, तो वो एडीपी के साथ जुड़ जाता था और हमें एटीपी मिल जाता था। इसे हम कपल्ड रिएक्शन कहते थे। याद है, कपल्ड रिएक्शन कब होता था, जब सक्सिनल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता था और हमें एटीपी मिल जाता था, यानी कि एसएलपी हुआ है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब ये 2 बार होगा क्योंकि 2 बार क्रेब्स साइकिल चल रहा है, तो 2 बार हमें एसएलपी से कितने एटीपी मिलेंगे, 2 एटीपी, 2 एटीपी। ठीक, सब चीज यहाँ लिख दिया मैंने, जो जो इस बॉक्स के अंदर लिखूंगा सबका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे इस जगह पे आपको मिल जाएगा। चलिए साफ कर लेते हैं, बहुत जल्दी स्लाइड गंदा हो जाता है, ज्यादा चीजें समझानी पड़ती है ना। अब एटीपी गेन थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, देखो यहाँ पे ये 2 मैंने लिख दिया इंटू 2, टोटल 22 एटीपी का गेन होता है ईटीएस से। देखिए, ड्यूरिंग 1 क्रेब्स साइकिल 3 NADH2 आर फॉर्म्ड। एक बार जब क्रेब्स साइकिल चलता है तो हमें 3 NADH2 मिलता है, तो 2 बार जब क्रेब्स साइकिल चलेगा तो हमें 6 NADH2 मिलेगा, राइट, क्योंकि क्रेब्स साइकिल तो 2 बार चलता है, एक बार में 3 NADH2, 2 बार चला तो 6 NADH2। ड्यूरिंग 1 क्रेब्स साइकिल 1 FADH2 आर फॉर्म्ड। एक बार जब क्रेब्स साइकिल चलता है तो 1 FADH2 मिलता है, और 2 बार जब क्रेब्स साइकिल चलेगा तो हमें 2 FADH2 मिलेगा। ठीक, इतना क्लियर है। तो जब आपने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराओगे तो एक बार ग्लाइकोलाइसिस होगा, 2 बार लिंक रिएक्शन होगा और 2 बार क्रेब्स साइकिल होगा, क्योंकि एक बार ग्लाइकोलाइसिस से आपको 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे, 2 पायरुविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होंगे, कोएंजाइम ए में, तो 2 बार लिंक रिएक्शन चला, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के जो 2 एसिटाइल ग्रुप है वो आगे जाके क्रेब्स साइकिल चलाएंगे। ठीक है, तो 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा, कब, जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करता है, तो हम उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं। अब ये 22 एटीपी कैसे आया, आप खुद देख लो। 6 NADH2 बना है ड्यूरिंग 2 टर्न्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो 6 इंटू 3 कर दो, 6 NADH2 है, ETS में जाएगा, 6 इंटू 3 18 एटीपी। समझ गए ना ये कैलकुलेशन, एक NADH2 से 3 एटीपी मिलता है, तो 6 NADH2 से 6 इंटू 3 कर दो। बात, ये तो NADH2 की बात हुई, FADH2 की बात कर लेते हैं। 2 FADH2 मिला है, और एक FADH2 अगर एक बार ETS में जाता है तो हमें 2 एटीपी मिलती है, तो 2 FADH2 इंटू 2 4 एटीपी। समझ में आया, एक FADH2 ETS में जाएगा तो 2 एटीपी मिलेगा, 2 FADH2 अगर जाएगा ETS में तो 1 से 2 मिला, तो 2 से 2 इंटू 2 कर दो, इक्वल्स टू 4 एटीपी, राइट। तो 18 एटीपी NADH2 से और 4 एटीपी FADH2 से, टोटल कर दो 22 एटीपी, क्योंकि 6 NADH2 और 2 FADH2 बनते हैं, कब, जब 2 बार क्रेब्स साइकिल चलता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा तो 6 NADH2 बनेंगे और 2 FADH2 बनेगा। 6 NADH2 और 2 FADH2 जब ETS यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा इनका, ETS में जब एंटर करेंगे 6 NADH2 और 2 FADH2, तो 6 NADH2 से हमें 18 एटीपी मिलेगा और 2 FADH2 से हमें 4 एटीपी मिलेगा, टोटल कर लो 22 एटीपी, 22 एटीपी हमें मिला। क्या क्रेब्स साइकिल के समय कोई एटीपी कंज्यूम होता है, नहीं, 0 एटीपी कंज्यूम। तो टोटल कितना एटीपी हमें मिला क्रेब्स साइकिल के समय, 24, 22 प्लस 2, 22 प्लस 2 इक्वल्स टू 24, राइट। अब कर लो टोटल, टोटल करते हैं अब, चलो टोटल, टोटल कितना एटीपी मिलता है जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हो। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जब आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हो तो ईएमपी पाथवे एक बार चलता है, लिंक रिएक्शन 2 बार चलता है, क्रेब्स साइकिल 2 बार चलता है। ठीक है, तो इस समय टोटल एटीपी कितना बना, 38 भी बन सकता है, 36 भी बन सकता है। अगर किसी किताब में आपको 36 दिख जाए तो घबराना नहीं है। 38 कब बनेगा, जब MAS से EMP पाथवे के समय MAS से NADH2 एंटर करेगा कहाँ, ETS में,
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। लेकिन यही NADH2 जब GPS से एंटर करेगा तो FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 8 + 6, जब MAS की बात करें हम तो 8 + 6 + 24, 8 + 6 + 24 इक्वल्स टू कर लो टोटल कितना 38 ATP। और जब GPS यानी कि FADH2 के फॉर्म में एंटर किया है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन, NADH2, क्योंकि NADH2 GPS से होके गया है तो वो FADH2 में कन्वर्ट हो गया है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से होकर, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। तो कैलकुलेट करो आप, 6 + 6 + 24, 6 + 6 + 24 इक्वल्स टू 36 ATP। 38 ATP कब, MS से होकर, 36 ATP कब, GPS से होकर। अगर कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, MAS या GPS कुछ भी मेंशन नहीं है, और अगर पूछ ले कि जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो कितने ATP मिलते हैं, 38 मार्क के आना। लेकिन अगर GPS कहीं पे मेंशन हो गया क्वेश्चन में तो 36 मार्क के आना, टिक मार्क के आना। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आप कोई हाई लेवल किताब पढ़ोगे ना और वहां पे अगर 38 ATP की जगह 36 ATP लिख दिया हो तो ये मत समझ जाना कि अरे ये तो करेक्शन है, बुक में गलती है, बुक का जो ऑथर है वो उसको कुछ नहीं आता। अरे बुक के ऑथर को कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, समझा, बुक के ऑथर को सब आता है, बुक का ऑथर समझदार है। तो अगर कभी ऐसा देख लो कि 36 ATP लिख दिया तो गलत नहीं, वो भी सही है, समझ जाना कि GPS से होकर जो हमारा 2 NADH2 है वो पहले FADH2 में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि वो GPS से होकर गया है, किसमें, ETS में, EMP पाथवे के समय। EMP पाथवे के समय जो बना है 2 NADH2 वो अगर GPS से होकर गया है तो वो 2 FADH2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, तो आई होप आपको थ्योरेटिकल एनर्जी कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ये तो मैंने चार्ट के थ्रू समझाया, इसी को ना मैं थोड़ा, रुको अभी थोड़ा और है, भागो मत, इसी को मैं थोड़ा फ्लो चार्ट के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, प्रोसेस के थ्रू, तो आपको और गजब क्लियर होगा। और इस ये अगर टेबल आपको टफ लग रहा है ना, ये चार्ट आपको टफ लग रहा है तो इसको मैं और इजी कर देता हूँ, क्योंकि इजी करना मेरा काम है ताकि आप अच्छे से पढ़ सको। चलो बढ़ते हैं अगले स्लाइड में, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो जो जो चीज मैंने अभी तक आपको उस चार्ट में समझाया, उस टेबल में, उस चीज को मैं एक बार और पढ़ा देता हूँ, आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएगी फ्लो चार्ट के फॉर्म में। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन है वो ग्लाइकोलाइसिस के समय, जब साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है तो 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, 3-3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड, यानी कि 3 कार्बन 3 कार्बन 6 कार्बन ग्लूकोज के बैलेंस हो गए, क्योंकि ग्लूकोज से ही 2 पायरुविक एसिड बना है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनेंगे 3-3 कार्बन के। कहाँ हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस, जिसे हम EMP पाथवे भी बोलते हैं, कहाँ हो रहा है ये, सेल के साइटोप्लाज्म में। आपको याद है ग्लाइकोलाइसिस के समय जो फर्स्ट रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन होता है वो ATP को यूटिलाइज करता है। तो 2 ATP, 2 रिएक्शन, फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन ATP कंज्यूम कर रहे हैं, तो 2 ATP कंज्यूम होता है, 2 ATP ग्लाइकोलाइसिस में यूटिलाइज होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। पर 4 ATP हमें मिलता भी है, बनाकर देता भी है ग्लूकोज। जब पायरुविक एसिड 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है 2 ATP लेता है पर 4 ATP बना के भी देता है। ठीक है, और जो ATP बनने की प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डायरेक्ट सिंथेसिस होता है ATP का। और साथ ही साथ आपको 2 NADH2 भी मिलता है। अब ये जो 2 NADH2 है ये ETS में जाते हैं, अगर MS शटल सिस्टम से होकर जाएंगे तो 6 ATP मिलेगा। ठीक है, ETS में जब MS से होकर जाएंगे ये 2 NADH2 तो हमें 6 ATP मिलेगा। और यही जब GPS शटल सिस्टम से होकर जाते हैं तो हमें 4 ATP मिलेगा, क्योंकि NADH2 FADH2 में कन्वर्ट हो जाते हैं जब वो GPS शटल सिस्टम से होकर जाते हैं, और एक FADH2 से हमें 2 ATP मिलता है। तो 2 FADH2 से हमें कितना मिलेगा, 4 ATP मिलेगा, 2 × 2 4 ATP, राइट। चलिए ये तो बात हुई जब ग्लाइकोलाइसिस 2 पायरुविक एसिड में टूटा, कन्वर्ट हुआ। कितनी बार होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक बार, जब एक ग्लूकोज का आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये जो 2 पायरुविक एसिड है ना ये लिंक रिएक्शन में जाएंगे। एक पहला पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन करेगा तो एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होगा, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि एक कार्बन निकल गया, किसके फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। कार्बन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन, 3 कार्बन से 2 कार्बन हो गया क्योंकि एक कार्बन निकल गया। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। और साथ ही साथ देखो
NADH2 भी बना, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हुआ है, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है, डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ है। ये जो NADH2 है ये फिर ETS में जाएगा और एक NADH2 से हमें 3 ATP मिलेंगे। अब ये तो लिंक रिएक्शन चला एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस का हमें 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, तो यही लिंक रिएक्शन एक बार और चलेगा और सेम चीज होगा। CO2 निकला, NADH2 मिला, NADH2 गया ETS में, 3 ATP मिला। तो एक बार चलता है ग्लाइकोलाइसिस, 2 बार चलता है लिंक रिएक्शन, 2 टर्न होता है लिंक रिएक्शन का, एक टर्न होता है EMP पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस का। अब ये जो है एसिटाइल कोएंजाइम A, इसका एसिटाइल ग्रुप जाता है क्रेब्स साइकिल में और मिलता है क्या, 2 CO2 एक्सक्यूज मी, 2 CO2, 3 NADH2, एक FADH2 और एक ATP या GTP बोलो। एक ATP यानी कि यहाँ पे भी SLP हुआ है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, डायरेक्ट ATP का सिंथेसिस हुआ है। 2 CO2 यानी कि 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है। 3 NADH2 हमें मिला यहाँ पे, देखो अब ये जो 3 NADH2 है ये आगे ETS में एंटर करेंगे और 9 ATP मिलेगा। एक NADH2 से आपको कितना ATP मिलता है, तो आप बोलोगे सर 3 ATP मिलता है, तो 3 NADH2 से कितना मिलेगा, 3 × 3 9 ATP। एक FADH2 से आपको कितना, 2 ATP मिलता है, एक FADH2 से 2 ATP मिलता है, और यहाँ पे एक FADH2 है तो उससे आपको 2 ATP मिला। ठीक, अब ये सेम चीज इस एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ भी होगा। इसका जो एसिटाइल ग्रुप है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा और सेम चीज होगा, यहाँ पे 2 CO2, 3 NADH2, एक FADH2 और एक ATP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बना। 3 NADH2 ETS में गया और 9 ATP मिला, और एक FADH2 ATS में गया तो 2 ATP मिला। क्रेब्स साइकिल कितनी बार चल रहा है, 2 बार। क्रेब्स साइकिल 2 टर्न चलता है, लिंक रिएक्शन भी 2 टर्न चलता है, और EMP पाथवे यानी कि ग्लाइकोलाइसिस 1 टर्न चलता है। ठीक, तो हमें नेट ATP गेन कितना हुआ, ATP कितना मिला ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, जब एक ग्लूकोज का हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के समय, तो नेट ATP गेन कितना होता है। आप बोलोगे सर 38 ATP का भी हो सकता है नेट ATP गेन, 36 ATP का भी हो सकता है। मैं पूछूं तुमसे, समझाओ अच्छे से, तो आप बोलोगे सर देखिए ग्लाइकोलाइसिस के समय ग्लूकोज से जब 2 पायरुविक एसिड बना तो 2 ATP कंज्यूम हुआ, पर 4 ATP हमें मिला भी, तो हम यहाँ पे 4 ATP मिला है, 2 कंज्यूम हो गया, तो यहाँ पे -2 ATP कर देंगे, तो हमें यहाँ टोटल 2 ATP मिलेगा, राइट। और साथ ही साथ सर जो 2 NADH2 है, अगर MS से ये NADH2 6 ATP बनाएगा तो हमें 6 प्लस ये 2 ATP, टोटल 8 ATP मिलेगा। अभी के लिए हम MS को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, 8 ATP मिलेगा सर हमें। और आप देखिए सर पायरुविक एसिड जो है 2, वो 2 एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा है ना, राइट। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ 3 ATP मिला है, तो टोटल 6 ATP। कैलकुलेशन समझ रहे हो ना आप, अच्छे समझ रहे होंगे आप, बुद्धि स्टूडेंट हो, बुद्धिमान स्टूडेंट हो, ठीक है। और फिर एसिटाइल कोएंजाइम का जो एसिटाइल ग्रुप है क्रेब्स साइकिल चलाएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको 9 ATP प्लस 2 ATP प्लस 1 ATP यानी कि 12 ATP, और यहाँ 12 ATP यानी कि 24 ATP, 2 टर्न क्रेब्स साइकिल। तो आप अब कैलकुलेट करो, 24 प्लस 6 प्लस 8, 38 ATP। कब, जब MS से होके NADH2 गया है माइटोकॉन्ड्रिया में ETS कराने के लिए, ETS में शामिल होने के लिए। NADH2 क्या करेगा, आगे जाके ETS ही तो चलाएगा। तो अगर ये NADH2 2 NADH2 MS से होके गया, अब ये 2 NADH2 अगर GPS से होके जाएगा तो 4 ATP आपको मिलेगा, और यहाँ का 2 प्लस 2 यानी कि 6 ATP हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारे वैसे ही रहेंगे, तो कर लो कैलकुलेट, 24 प्लस 6 प्लस इसका 6, 36 ATP। कब, जब GPS से होके ये 2 NADH2 ETS में एंटर करेगा, शटर GPS शटर सिस्टम से होगी, क्योंकि जब 2 NADH2 GPS शटर सिस्टम से होकर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है ETS में शामिल होने के लिए, तो वो 2 NADH2 आप बोलो क्या होता है, 2 FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और 2 FADH2 से हमें 4 ATP मिलता है। आई होप आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा।
जो भी चार्ट में, टेबल में या जो भी बोलो, मैंने आपको भी समझाया एक आध स्लाइड पहले, अभी जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ एक स्लाइड में एक पूरा फ्लो चार्ट में अच्छे से समझा दिया, तो आपकी चीज़ें आसान हो गई। इस चीज़ को ना मैं कहता हूँ, इस चीज़ को बार बार लिखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और एक कागज़ में हो सके तो लिख के दीवार पे चिपका दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक कराएगा आपसे। ये थ्योरेटिकल एनर्जी कैलकुलेशन आपको ना ही एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है, और ना ही अच्छी अच्छी किताबों में भी नहीं मिलेगा। ये मैं इसलिए आपको पढ़ाता हूँ ताकि आपका सिली मिस्टेक ना हो। सिलेक्शन कराना है ना लास्ट में मुझे, तो आपका तो सिलेक्शन कब होगा आपका सही, जब आपसे सिली मिस्टेक कम होगा। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये वही टॉपिक है जिसका जो आप आते हुए भी आप गलत करके आओगे, क्योंकि वहाँ पे नीट के एग्जाम के समय आप बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना दिमाग पे, यू आर अंडर प्रेशर, राइट, क्योंकि आपको फिजिक्स भी करना होता है, केमिस्ट्री भी करना होता है, बायोलॉजी भी है ऊपर से। तो यहाँ पे ना क्या आप आते हुए भी आप किसी ना किसी चीज़ को मिस कर दोगे, राइट, और फिर वहाँ गलत टिक करके आओगे, फिर घर पे आके जब आंसर की से मिलाओगे तो बोलोगे अरे शिट यार, ये तो आता था, गलती हो गया, आता हुआ चीज़ गलती हो गया, उसी को कहते हैं सिली मिस्टेक, और बहुत ख़राब लगता था। तो वैसा ना हो, वैसे फेज से, वैसे सिचुएशन से आप ना गुजरे, इसीलिए अच्छे से इस चीज़ को पढ़ो। थ्योरेटिकल एनर्जी कैलकुलेशन एक ही तो स्लाइड है यार, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, और जो चार्ट है वो भी अच्छे से देख लो, जो टेबल है पिछले स्लाइड्स में मैंने जो मेंशन किया है, इस टॉपिक से आपका कुछ गलत नहीं होगा। और ऊपर से जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है सबका रिवीजन भी हो गया, आप देखो, इसलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ अच्छे समझाई हुई होती है, वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलती है। एनसीईआरटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स बुक, 3 लाइन पढ़ोगे माथा खुजलाने लगोगे, उस 3 लाइन को समझने के लिए 3 स्लाइड बनाना पड़ता है मुझे, ताकि आप अच्छे से समझो, आपका भलाई हो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन करो, मस्त रहो, कॉलेज वाले जाओ, मेडिकल कॉलेज, फोटो वोटो भेजना मेरे को, अब मैं तो नहीं गया, देख लूंगा कैसा होता है ठीक है, चलो बाय, थैंक यू, टेक केयर।